हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आने वाली यूपी आरवीयू एनएल टीजी 2 और इसरो की परीक्षाओं के लिए हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और इन क्लासेस में हम जो भी टॉपिक हैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा होगा तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके का यहाँ पर आज की क्लास में हम इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो हमारी ये क्लासेस हैं, आज इसकी फर्स्ट क्लास है। आने वाली जो क्लासेस हैं उनका भी यहाँ पर आपको टाइम बता देते हैं। लाइव यहाँ पर हमारी रोज क्लास होगी और इसका टाइम है 5:30 बजे। तो आप इवनिंग में 5:30 पर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉन्सेप्ट आते हैं उन कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है। जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, चाहे कोई सी भी आपकी डिवाइस हो, तो इसमें जो जो भी वोल्टेज यूज किया जा रहा है उस वोल्टेज की जो वैल्यू होती है या जो वोल्टेज की रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने देखा होगा कि अधिकतम हम 12 वोल्ट जो वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज होता है, उसका यूज करते हैं। और 12 वोल्ट अगर आप एसी में कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 12 वोल्ट अगर एसी के लिए आप कंपेयर करते हैं तो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या यहाँ पर बनेगा, निम्न, यानी कि बहुत ही लो वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक के एलिमेंटों को ऑपरेट करने के लिए जरूरत होती है इसकी। आगे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से पैरों के रक्षण का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। यानी कि आपको जो आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो उसके लिए जो आपके पैर हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ आपको यूज करने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर पैरों की सुरक्षा के संबंध में नहीं है। तो यहाँ पर जो आप बम कैप देख रहे हैं, डी ऑप्शन, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवयव हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड में एलिमेंट यूज करते हैं, अगर आप ऑप्शन के अनुसार इनको देखें तो कौन से अवयव इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रतिरोध, जो कि जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो प्रतिरोध भी आपका यूज किया जाता है। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर भी यूज किया जाता है। प्रेरक यानी कि जो इंडक्टर होते हैं उनका भी यूज आप इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के अनुसार आप सभी तीनों एलिमेंटों का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, यहाँ पर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक उपचार का सामान है। प्राथमिक उपचार यानी कि जो जब भी कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, जो आपकी वर्कशॉप है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो जो आपको फर्स्ट एड दिया जाता है उसमें से अगर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कौन कौन से जो सामग्री है उसका यूज किया जाता है फर्स्ट एड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ऑप्शन में है डिटॉल, रुई, गोलपट्टी। इन तीनों का आप यूज करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं पर चोट लग गई है तो उसको डिटॉल से आप साफ करते हैं, उसके बाद रुई की भी जरूरत होती है और वहां पर आपको पट्टी की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है, तो ये आपकी ऑक्यूपेशन जो सेफ्टी होती है ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहां भी आप काम कर रहे होते हैं वहां पर आपको अपनी सुरक्षा बहुत सुनिश्चित करनी होती है। तो इसीलिए ऑक्यूपेशन सेफ्टी के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से संबंधित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से संबंधित यहाँ पर कौन सा उपकरण नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ईसीजी जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अंतर्गत ही आता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो कि हृदय की जो गति होती है उसको दर्शाता है। कंप्यूटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो एक प्रकार का डिवाइस होती है, एक एलिमेंट होता है। और फैक्स मशीन भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये तीनों आपके आते हैं, लेकिन वहां पर नहीं वाला पूछा गया है, तो इसलिए आपका इनमें से आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जहां पर आपको कोई आपका सेफ्टी पर्पस है और वहां पर आप कोई भी ऐसी डेंजर जो सिचुएशन है या फिर डेंजर कोई भी यहाँ पर ऐसी इंसिडेंट है उसको आप बताना चाहते हैं तो किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप? तो उसके लिए आपको खतरा ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग और भी ऑप्शन है। चेतावनी का मतलब होता है कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वहां पर कुछ ऐसी चीज है जिससे दुर्घटना हो सकती है, अगर आपने थोड़ी सी भी वहां पर कोई भी गलती कर दी तो उस वजह से दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए हम सबसे पहले चेतावनी देते हैं। सावधानी का मतलब आपको काम करते वक्त बहुत सावधान रहना है, थोड़ी सी भी गलती की वजह से आपका काम जो है खराब हो सकता है। नोटिस का मतलब आपको किसी भी प्रकार की सूचना देना है, कोई भी ऐसी चीज है जो सूचित की जानी है आपको तो उसके लिए नोटिस का यूज किया जाता है। लेकिन जब वहां पर खतरा ही है, पहले से ही खतरा है, तो फिर उसके लिए आपको खतरा ही यूज करना होता है यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आग का कारण है? तो विद्युत आग का कारण कौन कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है विद्युत शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से जो आग लगती है वो विद्युत के आग के कारण ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत आग का कारण, तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से भी होता है। अगर लूज कनेक्शन है तो लूज कनेक्शन की वजह से वहां पर स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग की वजह से चिंगारियां निकलेंगी और वो एक आग का कारण बनेगी। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन में है कि ओवरलोडिंग तार। अगर आपने किसी जो भी जिस तार की क्षमता जितनी है उससे अगर आपने ओवर लोड कर दिया, वोल्टेज ज्यादा कर दिया और वो तार जल सकता है और तार में जो भी वहां पर इंसुलेशन वगैरह यूज किया गया है उसमें आग लग सकती है और उसकी वजह से और ज्यादा आग फैल सकती है। तो ये तीनों कारण जो है वो विद्युत आग के कारण बनते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन है कि विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि आपका कोई ऐसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसी कोई डिवाइस है जो कि विद्युतीय उपकरण के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि विद्युत से संचालित हो रहा है, तो वो आपका विद्युत उपकरण के अंतर्गत आता है। और अगर उसमें आग लग जाती है तो उसके लिए आप किस प्रकार के उपकरण का यूज करेंगे उस आग को बुझाने के लिए? तो देखिए अग्निशमन जो आग होती है उसको बहुत, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आग को देख लेते हैं। आग जो है उसको यहाँ पर जब हम वर्कशॉप में देखते हैं तो इसमें इसको क्लासिफाई किया गया है क्लास ए में, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो सबसे पहले क्लास ए की आग की बात करते हैं। तो क्लास ए में आग जो लगती है वो या तो आपकी लकड़ी में या कागज में या फिर किसी कपड़े में लगी हुई आग को क्लास ए की आग कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वुड लकड़ी है, ये क्लॉथ कपड़ा है, ये पेपर है। तो इन तीनों में आग जो लगती है उसको क्लास ए की आग कहते हैं। यहाँ से आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड वहां पर पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है कि क्लास ए जो आग है वो निम्न में से किस कारण से लगती है या फिर किस ऑब्जेक्ट या किस प्रकार के वस्तु में लगती है, तो आपको बताना होगा। अब क्लास ए आग जो होती है उसको हम कैसे बुझाते हैं? तो उसको हम नॉर्मल ठंडे पानी से भी बुझा सकते हैं। जैसे कि अगर लकड़ी में आग लग गई है तो उसको हम पानी डाल देंगे तो उससे आग बुझ जाएगी। कपड़े में आग लगी है तो भी हम पानी डाल के आग बुझा लेंगे। पेपर में आग लगी है तो भी हम पानी डाल के आग बुझा लेंगे। तो क्लास हो सकता है आपसे ये चीज ना पूछी जाए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो आग क्लास ए जो आग लगती है उसको हम किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र या फिर अग्निशमन जो भी हमारी सामग्री होती है उससे बुझाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्लास ए को हम ठंडे पानी से बुझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लास बी आग के बारे में बात की गई है। क्लास बी आग क्या होती है? जो भी आपके लिक्विड वाले जो आपके फ्यूल होते हैं, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल
पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गए, या कोई और ऑयल हो सकता है। तो ये आपका क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास बी के अंतर्गत जो आग होती है उसको हम कैसे बुझाते हैं? तो उसको हम बुझाने के लिए या तो सूखे पाउडर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, या फिर हम रेत का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास बी आग को बुझाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लास बी आग को बुझाने के लिए या कोई भी आग होती है उसको बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन की पूर्ति को रोकना होता है। तो यहाँ पर अगर आप जो ऑयल होता है उसमें अगर आप पानी डाल देते हैं तो पानी जो होगा वो उस ऑयल के घनत्व से, उसका घनत्व जो पानी का घनत्व है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो उस ऑयल पर ही तैरने लगेगा। और क्या होगा, सॉरी, जो तेल होता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और आग और फैल जाएगी। तो यहाँ पर पानी का यूज नहीं करना है। किसी भी अगर द्रव में आग लगती है तो उसके लिए हमें सूखे पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके या फिर रेत का यूज करके उसको हमें बुझाना होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, हमारी सी प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। सी प्रकार की कौन सी होती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, सी प्रकार की जो आग होती है, यानी कि सी कैटेगरी के अंतर्गत जो आग होती है वो होती है आपकी गैस या फिर द्रवित गैस के माध्यम से। गैस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे आपकी एलपीजी गैस हो गई, या फिर आपकी सीएनजी गैस हो गई, या फिर आपकी कोई नेचुरल गैस हो गई, या किसी भी प्रकार की कोई गैस है जो कि ज्वलनशील के अंतर्गत आती है, आग लग सकती है उसमें, वो आपकी यहाँ पर कही जाती है क्लास सी आग। और इस आग में क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको जब आग बुझानी है तो इस आग में आपको सूखे पाउडर का यूज करना है। यहाँ पर आपको पानी का यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको सूखे पाउडर का यूज करना है। सूखे पाउडर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इस तरीके से आप इस आग को बुझा सकते हैं। या फिर अगर ये आग बहुत ही छोटे स्तर पर लगी हुई है तो कंबल को लपेट करके भी इस आग को बुझाया जा सकता है। तो इतने बात को आपको याद रखना होगा कि क्लास सी आग किस वजह से लगती है और उसको कैसे हम बुझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्लास डी आग की। क्लास डी आग क्या होती है? किसी धातु में आग लग जाना। अब आप सोचेंगे किसी धातु में कैसे आग लग सकती है? तो देखिए, जब कोई काम कर रहे होते हैं हम तो वो बहुत ज्यादा हीट हो गई, तो हीट होने की वजह से वो धातु गर्म हो जाती है और उसके आसपास जो है, जो भी ऐसा कोई सामान रखा है वो जलने लगता है। तो वो आपकी क्लास डी के अंतर्गत आती है। और क्लास डी के अंतर्गत किसी धातु हो गई या कोई भी आपका ऐसा विद्युतीय उपकरण होगा, हो सकता है, जो कि एक्चुअली में जो भी आपके एलिमेंट होते हैं, विद्युतीय उपकरण होते हैं, वो सारे धातु पर ही तो बने हुए होते हैं। तो उसमें अगर आपकी आग लग जाती है तो उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं, उसको आप कंबल वगैरह ऐसी चीजों से नहीं बुझा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका यूज कर सकते हैं, शुष्क पाउडर जो होता है यानी कि उसका यूज किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ पर वाष्पित द्रव सीटीसी, इस प्रकार से आप झाग वगैरह या कोई ऐसा पदार्थ है जिसका यूज करके आप इस आग को बुझा सकते हैं। पर आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ध्यान ये रखनी होगी कि किसी धातु में अगर वहां पर विद्युतीय कारण से आग लगती है, तब आपको किसी भी प्रकार के द्रव का यूज नहीं करना है, ना ही आपको झाग का यूज करना है, ना ही आपको पानी का यूज करना है। फिर वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क पाउडर का ही यूज करना है। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से आग को बुझाते हैं तो आपको विद्युतीय झटके लग सकते हैं और वहां पर दुर्घटना भी हो सकती है। तो आई होप आप यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होंगे कि क्लास ए आग कौन सी होती है, क्लास बी आग कौन सी होती है, क्लास सी आग, क्लास डी आग कौन सी होती है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी और यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए हुए हैं कि आग को बुझाने के लिए जिस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का यूज किया जाता है उनको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पानी वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं। यहाँ पर अगर क्लास ए प्रकार की आग लगी है तो पानी वाले अग्निशामक यंत्र का यूज कर सकते हैं आप। सेकंड, यहाँ पर फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है, फोम वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पर फोम का यूज करना है? जहां पर किसी धातु में, धातु की वजह से आग लगी है पर वहां पर विद्युतीय सप्लाई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको भी झटके लग जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर फायर ब्लैंकेट यंत्र होता है, अगर गैस की वजह से आग लगी है तो आप कंबल वगैरह लपेट सकते हैं। फोर्थ, यहाँ पर शुष्क पाउडर होता है, तो शुष्क पाउडर अगर छोटे स्तर पर आग लगी है तो आप उसको बुझा सकते हैं, या फिर आपकी गैस की वजह से या लिक्विड की वजह से या फिर किसी धातु में आग लगी है तो भी आप शुष्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस होती है और वो एक
सिलेंडर में भर ली जाती है और अगर कहीं पर आग लगती है तो उसका यूज करके हम आग में उसको बुझाते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की जाती है और फिर आपकी आग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को बुझाने में हेल्प करती है। 6 नंबर पर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र, तो इसका यूज भी आग को बुझाने के लिए ही किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं हम श्वसन विधि के बारे में। श्वसन विधि क्या होती है? कृत्रिम श्वसन होता है एक्चुअली में इसको। कृत्रिम श्वसन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में शिकार हो जाता है और वो नेचुरल सांस नहीं ले पाता है, यानी प्राकृतिक तौर पर सांस नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हमें कृत्रिम श्वसन की भी बहुत जरूरत होती है। अदरवाइज वो व्यक्ति बेहोश होने के बाद सांस नहीं लेने की वजह से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके लिए हम कृत्रिम श्वसन का यूज करते हैं। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए आप इसके लिए कुछ जो विधियां हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो विधि है इसको कहा जाता है सेफर्ड मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखते जाइएगा, सारी चीजें अच्छे से समझते जाइएगा। इसको कहते हैं सेफर्ड मेथड। सेफर्ड मेथड में क्या होता है कि अगर जिस भी व्यक्ति को आप सांस देना चाहते हैं कृत्रिम तरीके से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके की पोजीशन उसको लाना होगा। उसको बिल्कुल पेट के बल पर आपको लिटाना होगा, उसके हाथों को इस तरीके से सीधा करना होगा। पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, एक चीज ये चीज आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो भी इसने वस्त्र यानी कि कपड़े पहने हुए हैं तो उसको थोड़ा सा ढीला करना होगा, ताकि उसका जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो सके, सांस लेने में वहां पर हवा जा सके। तो इनको आपको थोड़ा सा ढीला करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इसके दोनों हाथों को ऐसे फैलाना होगा, पेट के बल पर लिटाना होगा और आपको एक साइड बैठ के इसे घुटनों के तौर पर बैठ करके आपके हाथों के माध्यम से इसके जो यहाँ पर पीठ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा आपको पुश करना होगा और इसकी पुश होने की वजह से उसके अंदर की सांस छूटेगी, छोड़ेंगे तो फिर सांस उसके अंदर जाएगी। ऐसी प्रोसेस आपको बार बार करते रहना होगा। इस मेथड को कहा जाता है सेफर्ड मेथड। क्या कहेंगे इसको? सेफर्ड मेथड कहते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइप की जो मेथड होती है उसको हम सिल्वेस्टर मेथड कहते हैं। और सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको किसी इस तरीके से दो व्यक्तियों की सहायता से उसको कृत्रिम सांस देनी होती है। जो कि एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति है उसको इस तरीके से लिटा दिया जाता है, बिल्कुल सीधा पीठ के बल लिटा दिया जाता है और उसके जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उनको ढीला कर दिया जाता है, या फिर संभव है तो उन कपड़ों को जो वहां पर आगे के कपड़े हैं उनको निकाल भी सकते हैं, या फिर संभव नहीं है तो उन कपड़ों को ढीला कर सकते हैं। उसके जो हाथ हैं, हाथों को इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की ओर खींचना होता है। हाथ को खींचने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि उस व्यक्ति का जो मुंह है और जो नाक है वो प्रॉपर तरीके से खुला होना चाहिए। अगर नहीं खुला है तो दूसरा व्यक्ति इसमें मदद करता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जो इसकी जीभ है उसको अपने हाथ से बहुत ही धीरे तरीके से बाहर की ओर खींच लेता है। ज्यादा प्रेशर से मत खींच देना, अदरवाइज जीभ ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको हल्के प्रेशर से उसकी जीभ को बाहर निकालना है ताकि उसका मुंह खुल जाए। और इसके बाद जो ये व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बार बार ये कैसी प्रोसेस कर रहा है, ये इन हाथों को पीछे ले जा रहा है पहले, ठीक है, यहाँ पर पीछे ले जा रहा है, फिर इन हाथों का ज्यों को त्यों आगे कर दिया जा रहा है। ऐसे आप देख रहे हैं ना, कुछ उस तरीके से पीछे हाथ करने के बाद फिर आगे कर देना, फिर पीछे कर देना। तो इससे क्या होगा कि जो इसका फेफड़े हैं, जो यहाँ पर चेस्ट है, वो एक्सपेंड होगा और बार बार यहाँ पर उसकी सांस अंदर जाएगी, सांस बाहर आएगी। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है सिल्वेस्टर मेथड। ये आपकी थर्ड टाइप की मेथड हो गई जिसको हमने सिल्वेस्टर मेथड कहा। इसके बाद आपकी सॉरी सेकंड है ये सिल्वेस्टर मेथड। और फोर्थ नंबर की मेथड होती है उसको लावोर्ड मेथड कहते हैं। लावोर्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पर आप वहां पर मुझे एक डायग्राम नहीं मिला है तो मैं यहीं पर इसको समझा देता हूँ। लावोर्ड मेथड क्या होती है, जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है, इसमें क्या होता है लावोर्ड मेथड में कि इस व्यक्ति को जब लेटाते हैं तो सीधा नहीं लेटाते बल्कि एक करवट पर लेटा दिया जाता है। एक करवट पर लेटाने के बाद इसमें जो दूसरा व्यक्ति होता है वो इसकी जीभ को बाहर निकाले रखता है और इसके मुंह को और नाक को प्रॉपर खुला रखना होता है और जीभ के माध्यम से बार बार जीभ को छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, यानी कि बाहर करता है फिर प्रॉपर छोड़ देता है। तो उसकी वजह से उसमें सांस जाने लगती है, तो उसको कहा जाता है लावोर्ड मेथड। फोर्थ नंबर की जो मेथड होती है वो मुंह से सांस देना होता है। मुंह से सांस देना बहुत ही आसान मेथड है।
पर यहाँ पर अगर मुंह से सांस देना पॉसिबल नहीं होता है तो इस तरीके की जो सेफर्ड है, सिल्वेस्टर है या फिर लाबोर्ड मेथड है उनका यूज किया जाता है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी कृत्रिम श्वसन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड नंबर की पॉइंट है वो है सुरक्षात्मक चिन्ह। इन चिन्हों को बहुत ध्यान रखना है। या देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बता सकता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन तो आपका आग से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या है, आपकी कृत्रिम श्वसन से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर आपका जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इन्हीं चिन्हों के माध्यम से पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको श्योर 100% कह सकता हूँ कि इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड यानी कि इन 3 पॉइंट पर रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पिछले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके हम इन निषेधात्मक जो हमारे प्रोहिबिटेड साइन होते हैं यानी कि जो सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आप प्रोहिबिटेड साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह। इनमें क्या होता है, इनको क्या याद रखना है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं ना आप कि ये क्या है, किस चीज के लिए है, तो इनको मैं आपको डायग्राम की मदद से भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के सुरक्षा चिन्हों का उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। यहाँ से डेफिनेटली हो सकता है 70-80% चांस है कि एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए, और जो प्रीवियस ईयर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह की बात करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड साइन कहे जाते हैं इनको, और ये आपके गलत कार्यों की मनाही का संकेत देते हैं। यानी कि आपको जो काम नहीं करना है उसके बारे में ये आपको बताते हैं। और इनका जो आकार होता है वो एकदम गोलाकार होता है। गोलाकार कहने का मतलब कैसे, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएंगे इसकी इमेज के माध्यम से कि किस प्रकार का इसका आकार होता है। उससे पहले आप इसको देख लेते हैं। और इसके बाद इसकी जो बॉर्डर होती है वो लाल रंग की होती है, यानी कि बॉर्डर यानी कि जो आपका यहाँ पर इसका गोल साइन होगा, जो बाहर की ओर जो भी निकला हुआ हिस्सा होगा वो एकदम इस तरीके से रेड कलर में होगा और बीच में लाल रंग का क्रॉस बना हुआ होगा। इसके बाद इसकी जो पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड होगा वो एकदम सफेद रंग का होगा, और ऊपर से काले रंग का इसमें संकेत बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिन्ह के बारे में जो जो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं वो यहाँ पर चीजें आप इस चिन्ह में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि इस चिन्ह का जो बॉर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर रेड लाइन इस तरीके से बना हुआ होगा, और इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि इस चिन्ह में कहा जा रहा है कि आगे आपको नहीं जाना है, आगे हो सकता है खतरा हो। तो ये आपके इस तरीके से इसको हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। और इसमें जो जो भी आपका डायग्राम बना हुआ होता है वो ब्लैक कलर से बना हुआ होता है, बॉर्डर इसकी रेड होती है, इस तरीके का एक क्रॉस चिन्ह बना होता है, और जो इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में है। सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जो जो चीजें आपकी बताई हैं वो सारी चीजें आप इसमें देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, इसको कहते हैं मैंडेटरी साइन यानी कि आदेशात्मक चिन्ह। किसी भी प्रकार का आपको कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई भी आपको काम करना है, उससे पहले कुछ जरूरी सुरक्षात्मक चीजों के बारे में आपको आदेश दिया जा रहा है, तो उसके लिए इन साइन का यूज किया जाता है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये साइन क्या होते हैं, कैसी इनकी बैकग्राउंड होती है, कैसे इनकी बॉर्डर कलर होता है, कैसे किस कलर से यूज किया जाता है, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य करने से पूर्व और बाद में आपको आदेशात्मक चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। कोई भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो इन्हीं चिन्हों के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। और इसका जो आकार होता है वो एकदम गोलाकार होता है। इसकी जो बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड याद रखना नीले रंग में होती है, और इसके ऊपर सफेद रंग का एक जो चिन्ह है वो बना हुआ होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना होगा कि आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार के चिन्ह होते हैं, आदेश देने के लिए होते हैं, आकार गोलाकार होता है, बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लू कलर में होता है, और जो इसका चिन्ह बना हुआ होता है वो व्हाइट कलर में बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर साइन देख रहे हैं, ये जो भी साइन आप देख पा रहे हैं ये मैंडेटरी साइन कहे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बताया है कि इनका आकार गोलाकार होता है, तो गोलाकार आकार है। और इसमें जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो नीले कलर में दी गई है, और इसमें जो चिन्ह बना हुआ है वो सफेद कलर में बना हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको मैंडेटरी साइन कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके
ओके, मैंडेटरी साइन हो गया। इसके बाद यहाँ पर है इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको सूचनात्मक चिन्ह, कोई भी जानकारी देनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पर सूचनात्मक चिन्हों का उपयोग करते हैं, और इनके माध्यम से आपको आपके कार्य के लिए जो सुरक्षा संबंधी जानकारी देनी है वो दी जाती है। इनका जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। ध्यान रखिएगा, ये आकार में वर्गाकार होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का शेप बना हुआ होता है, वर्गाकार या फिर आयताकार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से चिन्ह बना हुआ होता है। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर में होता है, और बैकग्राउंड के ग्रीन कलर के अलावा इसमें जो चिन्ह बना हुआ होता है वो सफेद रंग में बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं, या आपके जो चिन्ह है वो आपको जो इंफॉर्मेटिव साइन है, किसी भी प्रकार की आपको सूचना दी जा रही है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपको सूचना दी जा रही है कि ये आपका आगे चल के आपको पीने के लिए पानी मिलने वाला है, तो इसके लिए क्या साइन बनाया गया, इस तरीके का बनाया गया। तो आपको बताया था कि इनका आकार जो होता है या तो वो रेक्टेंगल होगा या वर्गाकार होगा, यानी कि ये गोल नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ इस तरीके से एक चौकोर आकार में होते हैं। और इनका जो देख रहे हैं आप पृष्ठभूमि है वो हरे कलर में होती है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आप इसे हरा कलर ही समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, चिन्ह बने हुए थे सफेद रंग में, पर यहाँ पर काले में भी बना दिए हैं, तो दोनों तरीके से चल जाते हैं। व्हाइट में जैसे आपने कोई फर्स्ट एड का बॉक्स देखा होगा, फर्स्ट एड के बॉक्स में क्या होता है, इस तरीके का चिन्ह बना हुआ होता है। तो वो चिन्ह जो बना हुआ होता है वो सफेद से बना हुआ होता है, बाकी सारी चीजें वहां पर क्या होती है, ग्रीन कलर में होती हैं। तो ये भी आपके जो है वो इंफॉर्मेटिव साइन में आते हैं, और उस तरीके से भी आपके इंफॉर्मेटिव साइन में आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा चिन्ह है वो है आपके यहाँ पर वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी प्रकार की वार्निंग दी जा रही है, यानी बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए आपको बिल्कुल एकदम चेतावनी दी जा रही है कि आगे इस तरीके से खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है, इस साइन में क्या देख पा रहे हैं आप कि इसमें खतरे के लिए संकेत आपको देना होता है, दिया जाता है। इसका जो आकार होता है वो किस तरीके से होता है, ट्राइंगल शेप में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ट्राइंगल शेप में होते हैं। वार्निंग साइन है, ये कैसे साइन है, वार्निंग साइन है। ठीक है, ये ट्राइंगल शेप में होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो येलो कलर में होती है, यानी कि पीली यहाँ पर बैकग्राउंड होती है। बैकग्राउंड के अलावा यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन होती है वो यहाँ पर ब्लैक कलर में होती है, और ब्लैक से ही इस चिन्हों को बनाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आज हमने ऑक्यूपेशन सेफ्टी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और मैं आपको लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि हमारी जो क्लास होती है वो इवनिंग में होती है डेली, वो भी शाम को 5:30 बजे। तो आप 5:30 बजे लाइव ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप अपना कोई भी अगर आपका सजेशन है तो जरूर बताइएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और डेली हमारी क्लास को जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आए उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।